एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे आज बात करने आया हूँ आपसे। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो क्रोनिक पेन की अपनी स्ट्रगल में मेरे चैनल तक पहुँच तो गए हैं, लेकिन वो इस पूरे कंसेप्ट को, टीएमएस को या माइंड बॉडी सिंड्रोम को ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो की मैसेज है, जो क्रक्स है या जो जिस्ट है, उसे वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अभी भी डिस्क, स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, बल्जिंग डिस्क या डीजनरेशन, नर्व शैटिक, नर्व का कंप्रेशन, लेग्स में पेन, मीन्स वो अपने एमआरआईज और एक्सरे की फाइंडिंग्स में ही फिक्स हैं। अभी उन्हें ये बात ग्रास्प करने में मुश्किल हो रही थी कि आप ये बोल रहे कि इमोशनल वर्क करो, इमोशनल वर्क करो, अपने इमोशनल इश्यूज़ को एक्सप्लोर करो, फिजिकली ट्रीटमेंट मत लो, फिजिकल दिक्कतों से घबराओ नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि डिस्क कैसे ठीक होगी मेरी। तो शायद वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। इतने सारे वीडियो मैंने बताया है, या डॉक्टर सारनो की जो टीचिंग्स हैं, या इतने सारे जो रिसर्चेज हो चुके हैं हमारे स्पाइन के ऊपर, जिसमें बोल्डर बैक पेन स्टडी सबसे फेमस मानी जाती है। तो इसमें हमें क्या पता लगता है दोस्तों कि हमारी जो स्पाइन में जितने भी आपको फाइंडिंग्स आपको एमआरआई में देखने सुनने को मिलते हैं, चाहे वो बल्जिंग डिस्क हों, चाहे वो हर्निएशंस हों, या अपनी इंडियन कंटेक्स्ट में एक लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो स्लिप डिस्क जिसे कहा जाता है, और इससे एसोसिएटेड बाकी सारे सिम्टम्स जो एक्चुअली आपके एक्सरेज और एमआरआईज में आए होंगे, तो वो उनका होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। और ये रिसर्च से प्रूव हुआ है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स जो होते हैं आपके शहर में, आपके गांव के हेल्दी इंडिविजुअल्स जिनको आप मानते हो कि यार ये तो बड़ा फिट बंदा है, ये तो बहुत हेल्दी बंदा है, या ये तो हमारे जो अंकल हैं इनको हमने शुरू से ऐसे देखा है कि ये इतना काम करते हैं, इतना लोड उठाते हैं, इतनी भारी भारी चीज़ें उठाते हैं, ये तो हेल्दी हैं। तो अगर आप उनको ले जाइए, उन्होंने तो कभी एमआरआई कराया नहीं होगा क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो अगर आप उनको ले जाइए किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास और स्कैन कराइए, तो चांसेस हैं बहुत 70% से ज़्यादा, अप टू 80-90% चांसेस है, डिपेंड ऑन हिज एज, कि उनको भी ये सब फाइंडिंग आएंगी जो आपको आई हुई हैं, और आप उनसे बिल्कुल शैटर हो गए हो, घबरा गए हो, और आप अपने आप को डिसेबल मान बैठे हो। आप बैक में इशू होना, डिस्क का बल्ज होना, हर्निएशन होना, ये आपके डिसेबल होने का रीज़न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सबको होता है। तो पूरी दुनिया ही डिसेबल होकर बैठ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप ये जान लो कि डिस्क का ठीक करना, आप में से किसी ने शायद पूछा था कि देन हाउ विल माई डिस्क हील, कि मान लो मैंने माइंड बॉडी वर्क किया, टीएमएस वर्क किया, इमोशनल इश्यूज को एक्सप्लोर किया, जर्नलिंग की, या सोमैटिक ट्रैकिंग की, तो वो एक्चुअली इशू कैसे ठीक होगा? वो ठीक क्यों करना है? वो ठीक है। आप कुछ कभी चेहरे पे झुर्रियाँ आती तो क्या बोलते हो, मैं झुर्रियों का ऑपरेशन कराऊंगा? ऐसा नहीं है ना, 2-4 सफेद बाल आ गए, मेरे भी आ रखे हैं, तो इसके लिए हम इतना पैनिक थोड़ी होते हैं कि इसको कैसे काले करने की दवाई खाएं। अब पूरे सफेद हो गए तो अब मेहंदी कोई कोई लगा लेता है, दैट इज अनदर इशू, दैट इज अ कॉस्मेटिक थिंग। बट जब हमारी जॉइंट्स की, स्पाइन की बात आती है, तो वियर एंड टियर होना तो अनअवॉइडेबल है एज के साथ साथ। सो दीज थिंग्स नीड्स नो फिक्सिंग। आप इन सब चीज़ों से आपको फ्राइटन नहीं होना है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, और ये रिसर्च बेस्ड डेटा मैं आपको बार बार बताता हूँ कि सारा प्रूवन है रिसर्च के थ्रू। अब आपका डाउट आता है कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं, ऑर्थो के डॉक्टर, इतने ब्राइट स्टूडेंट्स, ए ग्रेड से वो पास होते हैं, वो डॉक्टर बनते, तो उनको तो ज़्यादा पता होगा, वो तो सही बोलेंगे। वो बोल रहे हैं कि यहाँ ये तुम्हारी यहाँ पे डिस्क इशू है, यहाँ पे नर्व कंप्रेशन है, इसलिए तुम्हारा पेन है, तो उनकी माने, या जो लोग टीएमएस के ऊपर अवेयरनेस दे रहे हैं उनकी माने। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले आप ये जान लीजिए कि टीएमएस, टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम कंसेप्ट के जो जनक हैं वो खुद एक एमडी डॉक्टर थे, डॉक्टर जॉन ई सारनो। उनको आगे जो प्रोपेगेट कर रहे हैं इस कंसेप्ट को, डॉक्टर हॉवर्ड शूबनर, डॉक्टर डेविड क्लार्क हैं, डॉक्टर शेक्टर हैं, तो वो सब एमडीज हैं अपनी अपनी फील्ड में। और बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट, पेन साइंटिस्ट, प्रोफेसर लॉरिमल मूजली हैं, पेन साइंटिस्ट हैं, वो उनका अप्रोच भी सिमिलर है कि पेन जो है वो ब्रेन में ही जनरेट होता है। तो ये भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कोई राह चलता अकाउंटेंट आपको इसके बारे में बता रहा है जिसको फिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन माइंड के बारे में कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात, जो शार्प स्टूडेंट्स ए ग्रेड लेने वाले डॉक्टर बनते हैं, वो मेड स्कूल में जाते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं और फिर अपनी डॉक्टर की डिग्री लेते हैं, बट उनको जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं अभी करिकुलम में। उनको बताया जाता है कि सिम्टम्स को फिक्स करो। उनको जो हमारी होल मॉडर्न मेडिसिन है वो इसी बात पे बेस्ड है कि सिम्टम्स को फिक्स करो। कहीं पे पानी टपक रहा है फर्स्ट पे तो उसको वाइप करते रहो, है ना, जब दोबारा लीक होगी अगली बरसात में तो फिर वाइप करो। हमारा मेडिकल सिस्टम या उनका करिकुलम इस बात की बात रेयरली करता है कि
जो ऊपर लीक है रूफ में उसको फिक्स करो। तो फिर कोई डॉक्टर कहाँ से बोलेगा आपको टीएमएस के बारे में कि ये आपका माइंड की वजह से आपके सिम्टम्स हैं, आपकी डिस्क या स्पाइन से आपका पेन नहीं है। एक और तो डॉक्टर ऐसा क्यों बोले, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको पढ़ाया ये गया कि ऐसे ऐसे आपको स्कैन देखने हैं और स्कैन रीड करके बताना है कहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, वहाँ पे पेन है। तो उस वजह से भले आपका पेन का एरिया अलग होगा और जो कुछ एमआरआई एक्सरे में आया वो एरिया कहीं अलग होगा, बट इतना टाइम उनके पास नहीं है कि वो एसोसिएट करे आपके सिम्टम्स और आपके फिजिकल जो कुछ आया उसकी लोकेशंस को मैप करने का टाइम उनके पास नहीं है। वो जस्ट एक रूटीन वर्क है उनका, हज़ारों पेशेंट्स देख चुके हैं, वो सेम दवाइयाँ, सेम ओमनीजेल, पेन किलर सबको प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग ठीक हो जाते हैं जिनका एक्यूट मसल पुल या इस वजह से इंजरी होगी, और जब किसी का क्रॉनिक होता है पेन तो वो लोग 20-20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर वो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? पेन किलर्स भी उनको असर नहीं कर रहे हैं। इंजेक्शंस लेते हैं लोग जो डायरेक्ट स्पाइन में इंजेक्ट होते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, कायरोप्रैक्टिस के पास जाते हैं, मसाज कराते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, आइसोमेट्रिक, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, उससे ठीक नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग गिव अप कर देते हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिससे रिलेट करती है कि एक डॉग, और ये ट्रू है, आप भी आजमा के देख लेना किसी पेट के साथ कि कैसे कंडीशनिंग होती है। एक डॉग को जो बहुत भागता था, बार बार फेंस जंप करके चला जाता था, उसके अंदर ने थोड़ा सा एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक वाला फेंस लगाया, और अब जब जब डॉग जाता है वहाँ पे उसको जैप होता है, करंट लगता है, फिर वो पीछे आ जाता है। 2-3 बार ट्राई करता है वो, फिर उसको लग जाता है कि परमानेंट हो रहा है, तो फिर वो उस फेंस के आसपास नहीं जाता है, वो शांत एक जगह बैठा रहता है और गिव अप कर देता है कि अब मुझे फेंस की तरफ जाना नहीं है। तो वो डॉग जो है वो एक जगह बैठ के, अब उसके ओनर ने वो फेंस हटा दिया है इलेक्ट्रिक वाला, वहाँ से सप्लाई हटा दिया, वहाँ पे कोई शॉक नहीं है। अब भी वो डॉग वहाँ जाने से घबराता है, वो जाता ही नहीं कि उसको पता है वहाँ जाने से 100% शॉक लगेगा, जबकि अब शॉक नहीं लगेगा, बट उसने मान लिया, गिव अप कर दिया है। ऐसे आपके साथ होता है, आप अपनी पेन के लिए इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके हो, इतना सेकंड ओपिनियंस ले चुके हो, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अप्लाई, अब आपको लगता है कि यू आर डन, अब आप ठीक नहीं हो सकते, अब यही आपकी लाइफ, आप एक एक्सेप्टेंस की ओर आ जाते हो। तो जब आपको कोई बात करता है कि डॉक्टर सारनो के बारे में सुनो, वीडियो देखो, हीलिंग बैक पेन बुक पढ़ो या इस अप्रोच को आजमाओ, तो आप डेट श्योर होते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करेगी, तो आप फिर भी एक हाफ हार्टेडली, आधे दिल से ट्राई करते हो इस, बट ये अप्रोच हाफ हार्टेडली वर्क करती नहीं है। इसको आपको 100% डिवोशन के साथ, पूरे बिलीफ के साथ फॉलो करना पड़ता है, और वही लोग इससे क्योर होते हैं, हील होते हैं टीएमएस मेथड को अपनाने से, जो पूरे दिल से इसको मानते हैं और बिना किसी डाउट के, जो सबसे पहले बिलीव करते हैं, इस मेथड के बारे में जानते हैं, फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी बॉडी में कुछ भी फिक्स करने लायक नहीं, उनकी बॉडी बिल्कुल फाइन है, जो भी एबनॉर्मेलिटीज उनके एक्सरे एमआरआईज में आई है वो एक नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस का पार्ट है। स्लिप डिस्क, हर्निएशन डिस्क, ये आपको उम्र भर दर्द नहीं दे सकती, तो इस बात को समझिए आप। तो यही आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने अपनी बैक पेन, नेक पेन के लिए इतना सारा ट्रीटमेंट लिया है, इतना सारा कुछ देखा है, तो वो वर्क नहीं किया है, तो 100% आपके लिए टीएमएस अप्रोच ही वर्क करेगी, क्योंकि आपका पेन लर्नड पेन है, न्यूरोप्लास्टिक पेन है, माइंड बॉडी सिंड्रोम की वजह से है, आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है, आप झुकते हो, आप चलते हो, आप वेट उठाते हो, मूव करते हो, आपको पेन होता है, क्योंकि कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग इसको बोला गया है। पैब्लोवियन क्रिएचर्स हैं हम ह्यूमन। पैब्लोव एक साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, उनके बारे में आप सर्च करना, कंडीशनिंग क्या होती है, कैसे डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, जब डॉग्स को बेल बजाते थे, रिंग करते थे, फिर उनके बाद उनको खाना परोसा जाता था, फिर बाद में क्या हुआ, 2-4 बार ऐसा करने के बाद जब नॉर्मल बेल के साउंड से एसोसिएट कर लिया डॉग ने कि खाना, तो जब सिंपल बेल बजती थी बिना उनको खाना दिए तब भी वो ड्रूल करने लगते थे, उनके मुंह से पानी आ जाता था, क्योंकि वो कंडीशनिंग हो गई उनकी कि ये होने के बाद ये होता है। तो अब आप क्रॉनिक पेन में जब सफ़र करें तो आप कंडीशनड हो चुके हैं, आपका पेन ट्रिगर हो जाता है छोटी मोटी एक्टिविटीज़ से, झुकने से, थोड़ा ट्रैवल करने से, किसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोने से, क्योंकि आप कंडीशन है, आपने बिलीफ बना लिया कि ये होने से मेरा पेन वर्स होगा, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं, जिससे सब कुछ माइंड में ही हो रहा है। आप विल बी अमेज्ड टू नो दिस कि सारा पेन का परसेप्शन, क्रिएशन, उसका इंटेंसिटी कंट्रोल सब ब्रेन में हो रहा है। तो माइंड बॉडी एक एमर्जिंग फील्ड है, जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए होप है कि कैसे जो क्रोनिक पेन से अपना पूरा ज़िंदगी दवाइयों को, डॉक्टर्स को दे देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, अपने जीवन के इतने साल उनके बर्बाद हो जाते हैं, बट उनको माइंड बॉडी के बारे में पता लग नहीं पाता कि वैसे बदनसीब है। जॉन सारनो के बारे में, टीएमएस के बारे में लोगों को ना सबसे लास्ट में पता लगता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको बैक पेन हुआ 1-2 महीने और आपको सबसे पहले आपने माइंड बॉडी अप्रोच अपनाई। सबसे पहला इलाज वही होना चाहिए, बट ये सबसे लास्ट में लोग इस तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये ऑब्स्क्यूर है, दबा हुआ है नॉलेज। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो गिने चुने वीडियोज़ हैं और गिने चुने व्यूज़ हैं उनके ऊपर, और कोई मेन स्ट्रीम का डॉक्टर इस बारे में बात नहीं करता है। ये हमारा बैड लक ही कह लीजिए, है ना, बट लास्ट में पहुँचते हैं हम, और हम सबको अपने पार्ट का सफरिंग है वो झेलना ही है, और डायरेक्टली किसी को बोल दोगे तो वो बिलीव भी नहीं करेगा। जो बंदा सब कुछ ट्राई कर चुका है ना, जिसने अपनी बैक पेन के लिए, नेक पेन के लिए या नी पेन के लिए, क्रॉनिक पेन के लिए सब कुछ ट्राई किया है, मेडिसिन से लेके, इंजेक्शन से लेके, फिजियोथेरेपी, इवन सर्जरी भी जो ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं लोग, कई तो ऐसे बेचारे करा ही लेते हैं
देखता हूँ यूट्यूब पे लोग स्टोरी शेयर करते हैं अपनी रिकवरी की आफ्टर सर्जरी, मतलब शैम है एक। 90% केसेस में सर्जरीज आर शैम, और ये फैक्ट है। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। बड़े से बड़े बैक पेन जो सर्जन थे उन्होंने भी सर्जरीज को गिव अप कर दिया, जिनके बारे में अपने वीडियो में बात की है, क्योंकि उनको पता है कि ये सोल्यूशन नहीं है, ये जस्ट एक इंश्योरेंस क्लेम करने का और लोगों को एक प्लेसबो देने का काम करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो लर्न कीजिए माइंड बॉडी सिंड्रोम के बारे में। ब्रेन कितना आपका कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, माइंड है ना, ब्रेन का सोल है माइंड। अगर ब्रेन हार्डवेयर है तो माइंड उसका सॉफ्टवेयर है, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। कैसे आपके अनएक्सप्रेस्ड ब्लॉक्ड इमोशन या आपके सेंसिटिव होने का ट्रेट, इंट्रोवर्ट होने का ट्रेट, ट्रॉमा कैसे एक्सप्रेस होता है फिजिकल पेन में। तो अब क्या करना है आपको, वो भी मैंने बहुत वीडियो में बात की है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको डर निकालना है कि आपकी बॉडी टूटी हुई है, आपकी बैक टूटी हुई है, आपको कोई दिक्कत है। कुछ दिक्कत नहीं है आपको, आपकी बॉडी फाइन है, बिल्कुल सही है आपकी बॉडी फिजिकली। आपको आप दोबारा से सारी एक्टिविटीज़ कर पाओगे और करोगे, ये बिलीफ आपको रखना है। आपकी इमेजिंग स्कैन जो है उनको दूर फेंक दीजिए। अपने आप को बोलना बंद कीजिए कि मुझे स्पॉन्डिलोसिस है, मुझे हर्निएशन है। फिजिकल नाम देने जो मेडिकल सिस्टम ने आपको नाम दिए हैं वो देना बंद कीजिए। और फिक्स करने के लिए कुछ है नहीं, तो डोंट ट्राई टू फिक्स योरसेल्फ कि मैं ये करने से मेरा पेन जाए या वो करने से अब मैं क्या ट्रीटमेंट करूँ। टीएमएस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। टीएमएस का आप खुद ट्रीटमेंट हो। टीएमएस का ट्रीटमेंट यही है कि आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे एक्सेप्ट करते हो कि यू आर फाइन, और कैसे बिना डरे आप अपनी एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे रिज्यूम करते हो, तो कैसे अपने इमोशंस को अटेंशन देते हो, उनको एड्रेस करना शुरू करते हो, और पैटर्न ढूंढते हो कहाँ आपका पेन बढ़ रहा है, कब आपका पेन स्टार्ट हुआ था, तब क्या कुछ हुआ था। तो ये सारे डॉट्स आपको खुद मिलाने होते हैं। यही टीएमएस का ट्रीटमेंट है, माइंड बॉडी का ट्रीटमेंट है कि फियर को अलविदा कहना, पूरा बिलीफ से मानना कि योर बॉडी इज़ फाइन, और एक्टिविटीज़ रिज्यूम करना। और नो डाउट एक्टिविटीज़ करते टाइम आपको फिर से पेन होगा, बट उस टाइम आपको घबराना नहीं। ये पेन आपका प्रेडिक्टिव कोडिंग की वजह से है, क्योंकि ब्रेन को लग रहा है आपको खतरा है तो पेन क्रिएट कर रहा है आपको रोकने के लिए। बट यू हैव टू कन्विंस योर ब्रेन कि यू आर सेफ, इट्स ओके टू डू दैट वर्क। ये एक रिकवरी जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, और कंपैरिजन नहीं करना कि वो ऐसे ठीक हो गया, मैं इतनी दिन से ठीक नहीं हुआ। तो ये कंपैरिजन, आपको सबका टाइमलाइन अलग अलग है। आपको ईमानदारी से अपना वर्क करना है टीएमएस में, रिकवरी वर्क जो है वो। और रिकवरी पे इतना फोकस नहीं करना कि कल मेरे को इतना पेन था, पिछले हफ्ते इतना था, मेरा कम हुआ, फिर कल फिर ज़्यादा हो गया, अगले महीने उससे भी ज़्यादा हो गया। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। दैट मीन्स अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट एंड पार्सल। आपको अपने पेन लेवल्स को ट्रैक करना ही छोड़ना पड़ेगा कि कल सुबह रात को कितना दर्द था, कल कितना होगा, ये करने से कितना बढ़ेगा। आप जस्ट लाइफ में इन्वॉल्व जब होते हैं, एक तरह से आप इसको इग्नोर कर रहे हो, कोई अनोइंग पर्सन है तो आप उसको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो वो फिर बोलना बंद कर देगा। उसको लगेगा कि सामने वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सो कोई फ़ायदा नहीं है इसको तंग करके। तो पेन भी उसी तरह से देखिए, पेन एक अटेंशन सीकर है कि कुछ है मेरे पास जो सुनो, यू नीड टू लिसन। यहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे दिक्कत है, आपको पता है आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पेन को इग्नोर करेंगे तो उसका पर्पस क्या है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना। तो आप डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहे तो वो फिर अपने आप चला जाएगा। वो कब जाएगा, वो एक यूरेका मोमेंट होगा आपके लिए, और होगा ज़रूर, इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि मेरे लिए हुआ है, बाकी के लिए हो रहा है, लाखों लोगों के लिए हो रहा है, तो आपके लिए भी ज़रूर होगा। सो आप डटे रहिए। आई होप कि आप जल्दी ठीक हो। सो टेक केयर।